राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का बलिदान लोगों की सेवा करने और उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत और अटकलबाजी करार देते हुए खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्य से राज्यसभा सीट की पेशकश की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोमवार को दिल्ली से गायब होने के आरोपों के बीच वे मंगलवार दोपहर को रांची पहुंचे। यहां उनके घर में विधायकों के जुटने के बाद झामुमो की आगे की रणनीति पर चर्चा शुरू हुई। बताया गया है कि उनके घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बुधवार को संसद में बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। जोशी ने कहा कि उन्होंने दोनों सदनों के अध्यक्षों से बात की और सरकार की ओर से उनसे अनुरोध किया, जिस पर वे सहमत हुए। विपक्ष की इंडिया गठबंधन अपने पहले ही इम्तिहान में पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दांव बीजेपी के सामने पूरी तरह से फेल हो गया है। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक और समुद्री डकैती रोधी अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और 19 पाकिस्तानी नागरिकों को ले जा रहे एक जहाज को बचाया है। कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई है, जिससे पर्यटकों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के चेहरे तो खिल ही उठे हैं, साथ ही आम जनता ने भी बड़ी राहत की सांस ली है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदलने के बाद रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ARDB और RCS कार्यालयों की कंप्यूटरीकरण की योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना कर लगभग 75 साल से सहकारिता से जुड़े सहकारी बंधुओं की मांग को पूरा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार मई महीने में 10 साल पूरा करेगी और इस 10 साल में सरकार ने देश के गरीब और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। मित्रों, आज सहकार से समृद्धि का एक जो दर्शन मोदी जी ने हम सब के सामने रखा है, उसको सार्थक करने के लिए एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना कर लगभग 75 साल से सहकारिता से जुड़े हुए सभी सहकारी बंधु भगिनियों की एक मांग थी कि सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए, सहकारिता क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और उसमें समय अनुकूल परिवर्तनों के लिए एक फुल फ्लेज मंत्रालय भारत सरकार में बना है। एक जॉइंट सेक्रेटरी, ज्यादा से ज्यादा एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पूरे देश का सहकारिता का काम चलता था और मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया और मेरा सौभाग्य है कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का मौका श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया। मोदी सरकार ये मई में 10 साल पूरा करेगी। ये 10 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस देश के गांव, गरीब और किसान के लिए 2 महत्वपूर्ण काम मोदी जी ने करे। एक तो 60 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए अकल्पनीय सहायता भारत सरकार ने की और उनके जीवन स्तर को उठाया। लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए और 60 करोड़ लोगों को घर में गैस, शौचालय,
बिजली, घर, 5 किलो मुफ्त राशन, 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा और अनेक प्रकार की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाया। और दूसरा काम किया, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इस 60 करोड़ लोगों को एक प्रकार से स्वरोजगारी के साथ जोड़ने का एक मजबूत तंत्र खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक और तो ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में जीवन स्तर उठाया और अब उनको क्या करना है, क्योंकि सारी बेसिक सुविधाएं तो भारत सरकार ने ही पूरी कर दी। उसको घर नहीं बनाना है, बिजली के लिए दौड़ धूप नहीं करनी है, गैस भी भेज दिया, शौचालय भेज दिया, शुद्ध पीने का पानी, खाने के लिए अनाज, दवाइयों का खर्चा उठा लिया। अब उसके पास जो समय बचा है, जो पूंजी बची है, पूंजी को अपने स्वयं के छोटे से व्यवसाय में लगाकर वो अपने आने वाली पीढ़ी को सुखी बना सके, इसका रास्ता प्रशस्त करने का काम मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किया और इसके माध्यम से नीचे तक सहकारिता को मजबूत। एक प्रकार से कहे तो एक बहुत बड़े विजन के साथ ये दोनों कामों को साइमल्टेनियसली करते हुए एक मजबूत ग्रामीण विकास के आधार की नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग विकास की पूरी रूपरेखा के अभ्यासु हैं, जो इनका डेटा का आकलन कर सकते हैं, मोदी जी की सरकार के 2 कदम, डिजिटल इंडिया और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, ये दोनों एक प्रकार से समृद्ध ग्राम की, समृद्ध गांव की नींव डालने वाले कदम बनने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 15 साल के बाद कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, वो दोनों विकसित भारत की सोच को ग्रास रूट लेवल पर गांव तक ले जाने वाले 2 इनिशिएटिव साबित होने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आज डिजिटल इंडिया के तहत हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। मिलने वाली सारी सुविधाएं, सारी सरकारी योजनाएं, क्रेडिट, नॉलेज और अब सहकारिता भी डिजिटल माध्यम से गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। सारे आरसीएस का और सारी ग्रामीण बैंकों का, खेती बैंकों का कंप्यूटराइजेशन होने से पैक्स से लेकर हर प्रकार की पैक्स, प्राइमरी डेयरी, खेती बैंक और पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड तक आज कंप्यूटराइज होकर पूरे प्रकार से आधुनिक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज यहाँ पर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंकों को कंप्यूटराइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आरसीएस के कार्यालय को भी कंप्यूटराइज किया जा सकता है। ये दोनों कार्यक्रम में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एआरडीबी के कंप्यूटराइजेशन के लिए 120 करोड़ और आरसीएस के कंप्यूटराइजेशन के लिए 95 करोड़ की लागत आएगी। और उसकी पूरी गाइडलाइंस 16 जनवरी को ही सभी हितधारकों को ऑलरेडी भेज चुके हैं हम, और इस पर काम भी चालू हो चुका है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि जिन किसानों को मीडियम और लॉन्ग टर्म ऋण चाहिए, उनके लिए आज से एक सरल प्रकार की सुविधा की शुरुआत निश्चित रूप से होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में 2365 करोड़ की 9 एनएच परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जबलपुर पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर भी है। उन्होंने कहा कि जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन है। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। और हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीजें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में
हमारे यहाँ जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं, तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूँ, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। खजुराहो हो, भेड़ाघाट हो, ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार निर्माण होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। एक समय मध्य प्रदेश का उल्लेख बीमारू राज्य के रूप में करते थे, पर आज मुझे खुशी है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भारत सरकार ने शिवराज जी को अवार्ड दिया था कि कृषि विकास का दर पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस राज्य में था उसमें मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। आज मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का भी प्रमाण बढ़ रहा है, और जितने प्रमाण में सिंचाई बढ़ेगी उतने प्रमाण में कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनना है, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को पहुंचाना है। अगर ये हमको करना है तो हमें निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र का भी विकास करना होगा। मध्य प्रदेश की इस धरती पर करतल ध्वनि से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। नितिन जी भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं। तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है, इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया, और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है, और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी, और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं अपनी ओर से ऐसे सारे क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं, और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का होगा और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट में आज देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने RCS उड़ान के तहत देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से इस हवाई सेवा का इंतजार था। उन्होंने इस हेली सेवा के शुभारंभ पर जनता को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधा मिले और उन्हें आने जाने में आसानी हो, उसमें हवाई सेवा की अहम भूमिका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर का बनाने का काम चल रहा है। मैं सबसे पहले तो बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से जिसका हम सबको इंतजार था, आज सेवा वो प्रारंभ हो गई है। उस हेली सेवा के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राज्य सरकार के प्रयासों से श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को राज्य के अंदर आवागमन की हर सुविधा मिले, हर प्रकार से उनका यहाँ के देव दर्शन, यहाँ के हमारे धार्मिक स्थानों का, हमारे सीमांत क्षेत्रों का जो ऐसे हमारे पर्यटकों के लिए स्थान है, उन स्थानों पर आना जाना बहुत आसानी से हो, सहजता से हो, सरलता से हो। उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो हवाई सेवाओं की है। अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि देहरादून से यहाँ आना 11 घंटे तो तब हुआ जब ऑल वेदर रोडें बन गई, और उससे पहले तो लगभग 17 घंटे और कभी कभी 20 घंटे से भी अधिक का समय लग जाया करता था पिथौरागढ़ से देहरादून पहुंचने में। बहुत लंबा सफर और एक दिन क्या 24 घंटे तक जो है लोगों को सफर में ही रहना पड़ता था। हम सब जानते हैं भाइयों बहनों, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ज्योतिरादित्य जी के निर्देशन में लगातार उस पर काम चल रहा है। पिछले वर्ष भी एक टर्मिनल का उद्घाटन आपने यहाँ पर आकर किया था और अभी उस पर विस्तार का काम लगातार तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ जो पंतनगर का एयरपोर्ट है, उसके लिए जो राज्य सरकार की तरफ से जरूरी औपचारिकताएं हैं, भूमि का हस्तांतरण है, वो भूमि का हस्तांतरण भी हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया OLS का, उनके द्वारा OLS सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में हमने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के मध्य, जिसके बारे में अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर बताया, मध्य हेली सेवा की शुरुआत की थी, उसको भी नियमित करने की हमारी योजना है। निकट भविष्य में चिन्यालीसोड़ गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल करने के संबंध में भी हम काम कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर जॉलीकॉन्ग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, इन स्थानों के दर्शन किए। उसके बाद जागेश्वर धाम के दर्शन किए, आप सबके मध्य आए और उसके बाद उनके आने के बाद लगातार यहाँ पर पर्यटकों की जिज्ञासा और आने का उनका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो आदि कैलाश हो, जागेश्वर धाम हो, इन स्थानों पर पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जागेश्वर धाम में तो अभी इस समय भी काफी श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर हो रही है। आदि कैलाश के लिए भी क्योंकि इस हवाई सेवा के शुरू हो जाने के बाद यह काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, पिथौरागढ़ के आसपास और यहाँ के लोगों को भी बहुत जो कठिनाइयाँ होती थी, उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल है, जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, ऐसे अनेक स्थान हैं, चाहे वो आज केदारखंड के अंदर 4 धामों से जुड़े हुए स्थान हो या मानस खंड के अंतर्गत आने वाले स्थान हो, उन सभी स्थानों को आज देश दुनिया के अंदर नई पहचान दिला रहे हैं और उनके नेतृत्व में वो काम हो रहा है जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ।
भूतो न भविष्यति। मुझे पूरा विश्वास है कि हवाई सेवा का संचालन जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए, उनकी सफर आसान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं आपका फिर से एक बार यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, पिथौरागढ़ की जनता की तरफ से आपका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हुए और एक बार पिथौरागढ़ से जौली ग्रांट एयरपोर्ट की मध्य नियमित सेवा प्रारंभ होने पर यहाँ पर उपस्थित सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की जीत के मुद्दे पर अपना मत रखा। सीएम केजरीवाल ने मेयर चुनाव परिणाम से असंतुष्टि जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने 8 मत अवैध घोषित होने पर विरोध भी किया। सीएम ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन देश नहीं हारना चाहिए। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्यूनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्ट्रेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है, भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है और सारी पार्टियों के एजेंट बकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया, इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे, वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की जनता को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 76वें शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार के विकास के लिए कांग्रेस सरकार सदैव तत्पर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार के पूर्णिया में जनता को संबोधित किया और जनता से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विषय में चर्चा की। साथियों, आज का दिन 2 मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 76वां शहादत दिवस है और दूसरा 2023 में आज ही के दिन श्रीनगर में राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान मिला, यही महावीर और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है। ये भूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बाबू जगजीवन राम, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता, अनगिनत दिग्गजों से एवं स्वतंत्रता सेनानियों की है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस भूमि पर मौका परस्ती और लोभ लालच की राजनीति हावी हो गई है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, उसकी पहचान अब आया राम गया राम की राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। पर हमारे पैर छोटे मोटे कारणों से डगमगाने वाले नहीं है। कोई रहे या जाए, हम अपने उसूलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद की रूह है। हम इन्हें कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को सम्मान देने में कमी नहीं रखी। बिहार के विकास के लिए यूपीए सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। इसमें 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत कई बड़े काम हुए। 2014 और 2019 के मुकाबले में आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। आने वाले चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ी जा रही है और ये चुनाव ऐसा ही होगा। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये देश के वास्तविक मसले हैं। हम इन्हीं का बात करते हैं और इन्हें ही पूरा करने के लिए लोगों से वोट मांगते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विचारों को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है। मगर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो, सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाषणों में कहा, जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अफसर हैं, आईएएस के अफसर हैं, 90 में से 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो मैं सिर्फ यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। जहां भी हम गए हैं वहां बिहार के युवा, माताएं, बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, सब ने यात्रा का समर्थन दिया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा को दी और जितनी भी मोहब्बत दे सकते थे आपने हमें दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय से बड़ी कुछ बात नहीं है। यही है हिंदुस्तान का भविष्य। अगर आप अच्छा चाहते हैं
तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय हिंदुस्तान की जनता को देना ही पड़ेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।